Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to tackle this data set which has been downloaded from online sources. ये जो data set है students ये basically आप कह लें कि retail का data set है. इसमें काफ़ी गड़बड़ है with respect to उसके cleaning के हिसाब से. तो इसमें जो मेन KPI है वो प्राइमरीली है आपका प्राइस. और प्राइस के जो है ना दो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, एक मैक्सिमम प्राइस है और एक मिनिमम प्राइस है. एंड द अदर थिंग इज द वेट. तो वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो देयर. सो वी जस्ट हैव दीज थ्री KPIs. आप इसको इस तरह कह रहे हैं, ठीक है. तो प्राइस अमाउंट मैक्स है, प्राइस अमाउंट मिनिमम है. ये हमारा अनक्लीन डेटा है. ये आईडी जो है वो आमतौर पे आपको पता है वो हमारे लिए इतना यूजफुल चीज़ नहीं होती. सही है. प्राइसेस अवेलेबिलिटी ये एक डिस्क्रिटाइजेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि आया कि वो स्टॉक में है या अभी स्टोर के अंदर है. एंड देयर आर सम अदर वैल्यूज एज वेल. ठीक है. इसमें भी क्लीनिंग की ज़रूरत है. मसलन ये ट्रू जो है इसको मैंने उसको सही फॉर्मेट में कर दिया है कि जस्ट द फर्स्ट लेटर शुड बी द कैपिटल. और कुछ इस तरह का भी है कि जैसे येस जो है उसमें वाई कैपिटल भी है और वाई स्मॉल भी लिखा हुआ है. तो मैंने उसको एक ही फॉर्मेट में मैप कर दिया. ग्रुप बाय से आपको पता चल जाएगा. ये ग्रुप बाय तो आपको पता है किस तरह करना है. प्राइसेस कंडीशन मेरे ख्याल में सारी न्यू ही है या थोड़ी सी नहीं, इसमें भी चेंज है. तो तीन चीज़ें हैं: प्राइसेस की अवेलेबिलिटी, उनकी कंडीशन, उनकी करेंसी. तो करेंसी कॉलम इज़ नॉट यूजफुल क्योंकि वो सारा का सारा USD में है. ठीक है. तो ये डिलीट कर सकते हैं. डेट सीन. तो डेट के यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन कॉलम्स हैं. ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प के अंदर मेरे ख्याल में है. तो इसको मैंने कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स करके ना इसकी डेट निकाल ली है. जी ये एक्चुअली इतने ज्यादा रेलेवेंट कॉलम नेम्स नहीं है, लेकिन जो इसके नीचे चीजें हैं ना, जैसे अवेलेबिलिटी ये बता रहा है कि इस वक्त स्टॉक की सिचुएशन क्या है, क्या वो. हाँ ये अभी आपको पता चल जाएगा उसमें ना, प्राइसेस कंडीशन में आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आप इसको फिल्टर करें. तो ये यहाँ पर ये है कि रिफर्बिश्ड है, प्री ओन्ड है, मैन्युफैक्चर रिफर्बिश्ड है. ये चीजें जो ये मैंने निकाल दी क्योंकि ये आउटलायर्स मुझे लग रहे थे. न्यू किकर और ये F16, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये 516, ये दीज आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. तो हमारे जनरल एनालिसिस में ये चीजें नहीं आ सकती. ठीक है. न्यू अदर सी डिटेल्स, ये भी अजीब सी बात है. ये चीजें तो BI डैशबोर्ड पे नहीं आ सकती ना, ये न्यू अदर सी डिटेल्स. तो मैंने दोनों को फिर गालिबन न्यू ही कर दिया था. इसको भी न्यू ही कर दिया मैंने. सेलर रिफर्बिश यूज. तो ये मैंने कुछ टेक्निक लगाई है, या आप अपने टेक्निक के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा. मैं आपको क्लीन डेटा सेट भी दिखा देता हूँ. उसको देखने का प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को देखने का हमारे पास टाइम नहीं है. ठीक है. वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं. इसमें तीन तारीखें हैं. एक तो डेट सीन है कि वो प्रोडक्ट कब देखा गया, प्रॉब्ली ऑनलाइन सोर्सेज से. और एक है डेट एडेड, वेबसाइट पे ऐड कब हुआ, और वेबसाइट पे अपडेट कब हुआ. तो क्योंकि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको पता है कि ऑनलाइन अपडेट होती रहती है. मसलन कोई चाय का कोई पैकेट है तो हो सकता है कि उसका कोई रंग चेंज हो गया है, हो सकता है उसका वेट चेंज हो गया है. इस तरह की चीज़ें अपडेट होती रहती हैं. तो ऑनलाइन प्राइसेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो अपडेट होती रहती हैं. तो ये उस सेंस में हमारे पास तीन किस्म के डेट्स दी हैं कि ऐड कब हुआ था, अपडेट कब हुआ था, और क्या कहते हैं, देखा कब गया था. तो इसको भी माइनस वगैरह करके हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल मैंने इसमें से अभी नहीं किया है. अच्छा, ये फिर इस सेल के ऊपर है या नहीं है, तो ये ट्रू या फॉल्स है. ये एक वेरिएबल है इस सेल के नाम से. इसको मैंने इस सेल ही कर दिया है. ठीक है. प्राइसेस मर्चेंट आपके पास बहुत सारे हैं. देयर आर टू मैनी मर्चेंट्स जो कि अवेलेबल हैं. और जो उसमें से ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल्स जिसको हमें प्राइमरीली स्लाइसर में डालना होगा. देयर इज नो वे कि दिस वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज इट इज इवन आफ्टर क्लीनिंग on any chart, because there are just simply too many price merchants. तो आप पर्टिकुलर मर्चेंट्स के ऊपर काम करेंगे. ठीक है.
प्राइसेस, शिपिंग, इसके अंदर कुछ नल वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज के मैंने सारी रोज डिलीट कर दी हैं, तो अब उससे बहुत सारी रोज निकल ही गई। हालांकि यहाँ पे नल वैल्यूज डिलीट करने वाली नहीं थी, यहाँ पे होना ये तय था कि एक अलग डेटा सेट बना लेते हैं आप, ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल में अब ये टोटल रोज पता नहीं कितनी है, 7,250 है ना, तो मेरा ख्याल में कि उसमें से 3,000 में से शायद ये वैल्यूज आ रही हैं ब्लैंक्स, तो मैंने तो फिलहाल उनको निकाल के बाहर ही कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब आई वॉज नॉट श्योर कि मैं उसको किस तरह से वो करूँ। प्राइसेस, सोर्स यूआरएल, ये तो हमारे काम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो सोर्स यूआरएल हमने क्या करना है, हाँ इसका मैंने रखा है इसको, लेकिन इसको ये है कि इसका हम वर्ड क्लाउड बना सकते हैं। वर्ड क्लाउड एक ऑप्शन है, वो मैंने अभी बना के नहीं देखा, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे। हाँ, एसेंस, एसेंस भी एक अभी नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि एसेंस में क्या आ रहा है, प्रॉब्ली कोड है, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है फिलहाल। इसी तरह मेन चीज़ें अब हमारे पास ये आ रही हैं, ब्रांड आ गया, कैटेगरीज, अब देखें अब कैटेगरीज में बहुत लंबे लंबे नाम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें किया ये, मैंने कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स करके पहला निकाल लिया, बस कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स करके मैंने बस वो पहला जो है ना वो निकाल लिया, कॉमा सबसे पहले, कॉमा से पहले जो वो निकाल लिया, बस दैट बिकम्स माय कैटेगरी, ठीक है। वरना आप अगर कोई और स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हैं आप लगा लें, क्योंकि मेरे नजदीक तो पहला जो लिखा है ना, पहला लेटर वर्ड लिखा है, वो बेसिकली वो कैटेगरी बन रही है, ठीक है। अब ये डेट एडेड हो गया, डेट अपडेटेड हो गया, EAN, अगर EAN मुझे नहीं मालूम EAN क्या चीज़ है। EAN देखें, इट्स नॉट इवन क्लियर कि EAN क्या है। हाँ, इट्स अ नंबर, तो ये भी मैंने निकाल दिया एनालिसिस से फिलहाल, इट्स सम आइडेंटिफायर प्रॉब्ली। इमेज यूआरएल, कीज, ये सब चीजें मैंने इग्नोर कर दी हैं, बस वो सोर्स यूआरएल मैंने रहने दिया है। कीज मेरे काम की चीज नहीं है। अब ये मैन्युफैक्चरर मेरे काम की चीज है, मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट का कौन है, बॉयटोन, डेंटोना वगैरह। अब इसके अंदर से जो मुझे जिस तरह से मैं कुछ मेरे पास वो भी हैं, अभी देखें ना, कुछ मेरे पास मिसिंग वैल्यूज, मेरे शायद मैंने यहाँ से भी मिसिंग वैल्यूज निकाल दी हैं, लेकिन यू कैन सी सम वेरी गुड कंपनीज, इसमें गूगल का भी नाम है, सैमसंग, कैनवुड, और क्या कहते हैं, एप्पल, डेल, जूम, ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर में या ब्रांड्स में आ रही हैं मेरे ख्याल में। तो एक आपके पास मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर मैन्युफैक्चरर नंबर हो गया, ये मैंने डिलीट कर दिया है। नेम हो गया, मैन्युफैक्चरर का नेम हो गया, तो मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर नेम एक ही चीज़ है, तो शायद मैंने नेम वाला लिया है। प्राइमरी कैटेगरी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज इसमें 4-5 बन रही है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। और सोर्स यूआरएल्स, ये भी मैंने, मेरे ख्याल में इनमें से एक मैंने लिया है। यूपीसी मैंने डिलीट कर दिया, यूपीसी इज प्रॉब्ली सम कंज्यूमर नंबर और समथिंग लाइक दैट। यूपीसी आई गेस बारकोड होता है। हाँ अच्छा, हाँ यूपीसी बारकोड है, इसका क्या एब्रिविएशन है वैसे, किस चीज, प्रोडक्ट कोड कुछ होगा, प्रोडक्ट कोड, यूनिक प्रोडक्ट कोड, ठीक है। तो ये वही ड्रिल थ्रू वाली बात है, अगर आप रखना चाहते हैं OLTP से एनालिसिस करने के लिए आप रख लें, और आखिर में वेट है, सही है। अब इसको जब मैंने क्लीन किया है, तो क्लीन करके ये शेप आपके सामने आई है, इसको मैं यूं कर लेता हूँ ताकि आपको, तो सॉरी फॉर दैट, राइट। सो यू कैन सी इट नाउ कि एक तो मैंने वो कॉलम के नाम अपने हिसाब से सारे चेंज किए हैं, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के अंदर कोई भी आउटलायर्स और कोई भी मिसिंग वैल्यूज वगैरह नहीं थी, तो ये तो इसी तरह मैंने कर दिया। टारगेट का वेरिएबल मैंने खुद क्रिएट किया है, ताकि आप लोगों को 2-3 चार्ट्स का मतलब समझा सकूं। सेल्स का जब होता है ना मामला, हर प्रोडक्ट के सामने एक टारगेट दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल पर वीक या पर मंथ होनी चाहिए। वो टारगेट ऊपर से दिए जाते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं ना उनको टारगेट दिए जाते हैं। मैंने ऐसा क्रिएट किया कि मैंने मैक्सिमम प्राइस से आगे एक रैंडम नंबर उस पर ऐड करवाया, सब्ट्रैक्ट भी करवाया है ताकि कभी कभी टारगेट मीट हो जाए, और प्लस भी करवाया है ताकि कभी कभी टारगेट मीट ना हो, ताकि आप लोगों को चार्ट्स कुछ दिखाए जा सके, इस वजह से क्रिएट किया है। ये उसी ये डैक्स क्वेरी लिखी है, कॉलम नेम प्लस रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन मैंने कर दिया -5 to 10,
तो वो एक टारगेट वेरिएबल। आप देख लें कि टारगेट मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से देखें, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ये भी ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा कम आ रहा है, देख रहे हैं मैक्सिमम प्राइस से थोड़ा सा कम आ रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। तो ये रैंड के हिसाब से मैंने टारगेट जनरेट किया, क्योंकि इसी तरह ही टारगेट के करीब करीब ही आदमी चल रहा होता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। प्राइस अवेलेबिलिटी को थोड़ा क्लीन कर दिया था मैंने। प्राइस कंडीशन अगेन इसको मैंने थोड़ा क्लीन किया है, ऑन सेल ट्रू या फॉल्स है। प्राइस मर्चेंट को मैं थोड़ा सा क्लीन किया था, आप देखें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रहा है इस वक्त, लेकिन इसमें काफी गिबरिश भी अभी है। जो टेक्सचुअल लेवल के ऊपर इसमें काफी गिबरिश है, वो आप लोग अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहें चेंज कर लें। मेरी आपको राय होगी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद इसमें ट्राई करें, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए इसमें, क्योंकि ये डाउनलोडेड डेटा सेट है लेकिन अच्छा खासा गंदा है। और दिस इज नॉट इवन द प्योर ई कॉमर्स डेटा सेट, क्योंकि उसके अंदर सेशन का भी बहुत सारा डेटा आ रहा होता है। ये तो सिंपली एक उन्होंने सेल का आपको एक ट्रांजेक्शन दे दी है, वरना ई कॉमर्स का सेशन अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो तो 40 वेरिएबल्स के ऊपर एक सेशन रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो वो वाला डेटा सेट है भी नहीं, वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। प्राइसेस शिपिंग हो गया, ये ऑब्वियसली ये प्राइसेस शिपिंग का तो मतलब आप समझ गए होंगे कि शिपिंग मोड्स, फ्री डिलीवरी है या फिर वो पैकेज में जा रहा है या किस में जा रहा है, उसके क्या कितने पैसे होंगे, तो उसके हिसाब से बनेगा। सोर्स यूआरएल मैंने आपको बताया, मैंने रहने दिया है। ब्रांड मैंने थोड़ा सा क्लीन किया था। डेट एडेड, डेट अपडेटेड, मैन्युफैक्चरर और प्राइमरी कैटेगरीज। और सेकेंडरी कैटेगरी है ना, मैंने उसको वो जो मैंने कहा था ना कि जो लंबा लंबा नाम लिखा था मैंने कॉलम फॉर एग्जाम्पल से सिर्फ पहला वाला निकाल लिया है, बातें नहीं प्लीज, सिर्फ पहला निकाल लिया है, उसको मैंने सेकेंडरी कैटेगरी बना दिया है। क्योंकि प्राइमरी कैटेगरी देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सेकेंडरी कैटेगरी वो जो लंबा सा एक ला रहा था उसमें मैंने पहले निकाला, तो वो स्टीरियो बन रहा है। तो ये एक हायरार्की बन जाएगी, ये एक हायरार्की बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट नेम, अब ये देखिए ना, ये सारी चीजें आपस में अब को रिलेटेड मुझे नजर आ रही हैं। डेट सीन तो खैर अलग चीज है, प्राइमरी कैटेगरीज और सेकेंडरी कैटेगरी चलो ठीक है, लॉजिकल है। अब प्रोडक्ट नेम के अंदर बहुत डाइवर्सिटी आ जाएगी। प्रोडक्ट नेम पे अगर आप जाते हैं ना तो और दूसरा जो है, मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर, अब देखिए मैन्युफैक्चरर पे अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ, अब ये देखिए 5 इयर्स, अब 5 इयर्स तो कोई मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है ना, ये कोई एरर है डेटा एंट्री का, ठीक है। या हो सकता है वो कंपनी हो जिसका नाम ये हो, मुझे मालूम नहीं है। अभी देखें ना, एलीट स्क्रीन, डायरेक्ट शेप, हाउस ऑफ मार्ली, देर आर मे बी अराउंड 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अगर आप वो देखते हैं, क्या कहते हैं, इफ यू लुक एट दिस प्राइस मर्चेंट्स, अब प्राइस मर्चेंट आप देखें, अब ये देखें आप, एक लंबी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी प्राइस मर्चेंट्स की। देयर आर जस्ट टू मेनी ऑफ देम। इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो सेल्स डेटा में, रिटेल डेटा में, या इवन दूसरे डेटा सेट्स के अंदर आप उनके ना नंबर्स कम कर सकते हैं, ना आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन डेटा यही है। डायमेंशन टेबल बनाने का मकसद क्या था वेयर हाउसिंग में, इस तरह के डेटा को हम संभाल सकें, और क्यूब के अंदर हम फिल्टर लगा के जो अपनी मर्जी का ब्रांड है, अपनी मर्जी का मैन्युफैक्चरर है, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट है, उसको सिलेक्ट करके उसके हिसाब से फिर केपीआईज की मॉनिटरिंग करें। तो इससे हमें समझ में आता है कि अब हमारे पास इसमें 4-5 ऐसे वेरिएबल्स आ रहे हैं जिसमें लेट्स से कि पहला हमारे पास ऑब्वियसली प्राइस मर्चेंट है, दूसरा हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, और एक और है जो कि ब्रांड है। ब्रांड पता नहीं कहाँ गया, यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा यार। आगे था। हाँ, इस स्ट्रेंज में ब्रांड ये है, ठीक है। तो ब्रांड में भी आप देखेंगे तो ये देखें आप, अब ये मुझे लग रहा है कि ब्रांड मैन्युफैक्चरर इनके आपस में भी काफी वो है, लिंकिंग है। अब देखें ना, ब्रांड भी बॉय टोन है और मैन्युफैक्चरर भी बॉय टोन है, ठीक है। अब ब्रांड और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क होगा, जाहिर सी बात है, एक मैन्युफैक्चरर के कई ब्रांड्स हो सकते हैं, और हो सकता है एक मैन्युफैक्चरर का सिर्फ एक ही ब्रांड हो। जैसे अब ये डेंटोना का क्या ब्रांड है, डेनाक। बॉयटोन का क्या ब्रांड है, वही बॉयटोन ब्रांड है, राइट। बॉसे का क्या है, वो बॉसे है। आई डोंट नो ट्रांसेंट। सैमसंग का ब्रांड क्या है, सैमसंग। कैनवुड का कैनवुड, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट। तो देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ होमोजेनिटी अक्रॉस दैट। तो आई होम मैन्युफैक्चरर का ब्रांड क्या है, एसडीआई टेक्नोलॉजीज। अब ये हमारा बेसिकली बिजनेस डोमेन नॉलेज है, एंड दैट शोज अस कि हमें इन दोनों को अलग अलग देखना है, हमें दोनों को अलग अलग देखना है। बहरहाल
यहां से जो आपको मेन चीज पता चलेगी, जो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया था, वो बेसिकली ये था कि आप जो है गेट अ गेट अ ग्रास्प ऑफ द केपीआईज फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे केपीआईज कौन से? मिनिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड द वेट। वेट एक ऐसी चीज है जो बेसिकली डायमेंशन भी बन सकता है, लेकिन चूंकि वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ केपीआईज, तो लेट्स टेक दैट एज अ केपीआई, ताकि हम उसको कुछ चार्ट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। बाकी हमें पता चल गया कि मेरे पास 4-5 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो प्योर वेयर हाउसिंग के वेरिएबल्स हैं। मैं उनको किसी भी क्लस्टर्ड बार चार्ट के ऊपर, पाई चार्ट पे, डोनट चार्ट पे, ट्री मैप में, रिबन चार्ट में, फनल चार्ट में, किसी चार्ट में मैं उनको नहीं दिखा सकता जब तक कि मैं उस पर स्लाइसर ना लगा दूं। ये वाले जो जिनकी वैल्यूज बहुत सारी हैं, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, हाँ, जिनकी बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। अब ना मैं अब भाई एक ई कॉमर्स स्टोर है, लेट्स से कि मेरे मर्चेंट्स जो है वो 50 हैं, और मैंने एनालिसिस करना है, तो जाहिर सी बात है मैं सबको कंसिडर करूंगा ना, सारे मेरे मर्चेंट्स हैं, बायर्स और सेलर्स। जब मैं कस्टमर एनालिसिस करता हूं तो मैं किसी कस्टमर को इग्नोर तो नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे महीने में $10 की सेल दे रहे हैं या 100 रुपए की सेल दे रहे हैं, कस्टमर कस्टमर होता है। तो अब मैं मजबूर हूं कि मैं वेरिएबल्स को देखूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर मेरे बहुत सारे हैं। मैंने कोई 50 मैन्युफैक्चरर्स की चीजें अपने स्टोर पे लगाई हुई हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स के अपने ब्रांड्स हैं, ठीक है। और आगे फिर क्या है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, प्राइमरी हैं और उनकी कुछ सेकेंडरी हैं। और सेकेंडरी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे भी देख लें, फिल्टर लगा के देखें आप, ये देखें आप, सेकेंडरी प्रोडक्ट कैटेगरी में देखें कहाँ से कहाँ बात जा रही है। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, खासतौर पे जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेसेस होते हैं ई कॉमर्स से, तो इस तरह के वेरिएबल्स आपको 4-5 बड़े आराम से मिल जाएंगे। अब उनको हमने कैसे कैटर करना है, वो फिर बीआई चार्ट के अंदर आज हमने यही चीज देखनी है कि किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे जो एक्टिविटी करके सुबह में समझ में आया, मैंने उसको सुबह बहुत टाइम लगाया, वो ये समझ में आई कि भाई दो तरीके हैं काम करने के। एक तरीका तो वो है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप बिजनेस नॉलेज जरूर हासिल करें, वो तो आपको हर हाल में करना ही करना है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, खासतौर पर अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं। वो नॉलेज हासिल करके आप डेटा के साथ खेलना शुरू कर दें पाइथन के ऊपर ट्रांसफॉर्म फेज में, उससे आपको और चीजें समझ में आ गई। مثلا मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पे घंटा लगाया तो मुझे सारे वेरिएबल्स की समझ में आ गई, बल्कि घंटे से भी कम में सारे वेरिएबल्स की मुझे समझ में आ गई कि क्या वेरिएबल है, उसमें क्या वैल्यूज होनी चाहिए। फटाफट मैंने चेंज किया, यानी बहुत जल्दी मैंने उसको डेटा को क्लीन करके ये फाइल क्रिएट कर दी। और आप लोग भी यही करेंगे, जाहिर सी बात है, अब आपके भी उल्टे हाथ का खेल है ये, ट्रांसफॉर्मेशन करके चीजें करना। बेसिकली 5 से 10 डिफरेंट फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन जो हम एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। रिप्लेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रिम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं, कॉलम के नाम चेंज कर रहे हैं, फजूल कॉलम्स निकाल रहे हैं, कुछ नए कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं। जी नहीं 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 नहीं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए ये तो मैंने काम किया ना, उसकी वजह ये कि इस किस्म के चार्ट के लिए, इस किस्म के काम के लिए तो ठीक है। ये तो मैं, अगर आपने, आपके पास डेटा ना पीछे सोर्स से आता रहता है ना, ये तो एक सैंपल है ना। तो जब आप एक दफा ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे तो नए सैंपल पे भी तो करेंगे ना, तो हर बार उसको पावर बीआई में ट्रांस करके आपको पूरा डैक्स का पूरा वो लिखना पड़ेगा, मुसीबत पड़ जाएगी। तो बेहतर है कि पाइथन में पाइपलाइन बना ले क्लीनिंग की, पाइथन में बेसिक चीजें क्लीन करके फिर आगे लेकर आए। हाँ, मिड टर्म में पाइथन इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग अब बीआई पे ज्यादा काम करें, वरना वो पाइथन की नोटबुक पे आप लोग फिर अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ चीजें वहां करने के कोविड और पीएसएनएल डेटा सेट थे ना, उसमें 10-15 टेबल्स थे। हाँ तो थे, बिल्कुल करना चाहिए, काम करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यही तो चीजें, अगर 15-20 टेबल हैं तो वो तो आप पावर बीआई में ले आए भाई, उनको मॉडल इकट्ठा कर दे कि मॉडल बना ले कि बहुत अच्छी बात है। हमारी ख्वाहिश है कि और टाइम लगे ताकि और सीखें। ये इसी तरह इस तरह सीखेंगे। अभी आप आज की स्लाइड देख लें। पावर बीआई पे जो चीज आएगी वो कम कॉलम्स होने चाहिए, आइडियली जो जो काम के कॉलम है वही होने चाहिए ना। नहीं नहीं,
मैं आपको ही तो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको अपनी बात खत्म कर लूँ, आपकी बात का भी इसमें जवाब आ जाएगा। देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल कि इतने कॉलम हो या इतने कॉलम ना हो। उसकी वजह यह है कि चार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हाई हो चुकी है पावर बीआई के अंदर खास तौर पे, कि अब मैं आपको दूसरा नजरिया बताता हूँ जो चार्ट्स पे बेस्ड है। एक नजरिया क्या है, आप चलते आए पाइथन से क्लीनिंग करें, मेरे नजदीक ये नजरिया फिर भी बेहतर है, लेकिन ये नजरिया आपको 100% नॉलेज नहीं देगा, कि 100% नहीं बताएगा आपको कि हाँ मुझे एग्जैक्टली यही चीज चाहिए पावर बीआई के अंदर, ठीक है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरी डायमेंशंस कौन सी हैं जिनको मैंने स्लाइसर्स में डालना है, मेरे टाइम स्टैम्प्स कौन कौन से हैं, मेरे केपीआईज कौन कौन से, ये आइडिया तो आपको होना चाहिए। आपको थोड़े बहुत क्वेरीज हो, जैसे इस डेटा को देख के चले, क्या बात आपके जहन में आती है? 3 एनालिसिस बताएं जो आप इस डेटा से करेंगे, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ हाँ, मिनिमम प्राइस कौन से प्रोडक्ट की है, मैक्सिमम प्राइस कौन से उसकी है, ये तो ये मैं जान के क्या करूंगा, प्राइस तो मैंने खुद सेट की है ना। हाँ कौन सी कैटेगरी प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, हाँ, ये कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, और सेल पे क्या, सेल पे मेरी सेल पे लगाने से प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ा। कौन से ब्रांड का भी अच्छा चल रहा है, टेम्पोरल लगा सकते हो क्रॉस, टेम्पोरल डायमेंशन के क्रॉस तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि 3 टाइम स्टैम्प्स है मेरे पास। कौन सा ब्रांड कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा ब्रांड दैट वाला जो चल रहा है वो ट्रस्टेड है, हाँ, उसको उसमें ज्यादा वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त कौन सा ब्रांड इन है, और दूसरा सवाल ये है कि प्रमोशन लगाने से, सेल लगाने से किस ब्रांड पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। इसमें मोस्टली जो कस्टमर आते हैं देखते हैं इस ब्रांड के तो उस ब्रांड के ज्यादा रहते हैं, हाँ, तो मैंने ये सोच नहीं रखी, मैंने ये सोच इससे नहीं रखी क्योंकि मेरा मकसद आज कुछ और था। वो ये था कि मैं चार्ट्स, मैं टॉप डाउन आ जाऊं, मैं फैसला करता हूं कि जी मैंने फलां चार्ट इस्तेमाल करना है। क्या भाई गेस क्यों कर रहे हैं आप ये बात? मैं इसलिए गेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मेरे पास डायमेंशनल डेटा अच्छा खासा मौजूद है। फोन रख दें, मुझे पता है मेरे पास डायमेंशनल डेटा अच्छा खासा मौजूद है। तो डायमेंशनल डेटा के लिए मुझे आज पता चला कि ज्यादा बेहतर जो चार्ट्स हैं वो बेसिकली ये क्लस्टर्ड बार चार्ट और स्टैक्ड बार चार्ट्स है, चाहे वो 100% स्टैक्ड हो या वो हो। अगर मेरे पास ऐसा ऐसा मामला है कि 3-4 अच्छी डायमेंशंस हैं, जैसे यहाँ पर हैं, ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है, सही है, 3-4 मेरे पास अच्छी डायमेंशनल डेटा है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना प्रोडक्ट एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को इस्तेमाल करके करूँ। तो उसके लिए ये जो बार चार्ट्स है ना, ये जो क्लस्टर्ड वाले और स्टैक्ड वाले, ये बेस्ट है। अच्छा, रिबन चार्ट को मैंने देखा, रिबन चार्ट, फनल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, इन तीनों के अंदर टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कि टाइम के हिसाब से, खासतौर पे रिबन और वाटरफॉल में टाइम के हिसाब से अप्स एंड डाउन्स देखना, वो मुझे लॉजिकली समझ में आता है, लेकिन मैं उसमें सारी डायमेंशंस ऐड नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगाना, स्लाइसर्स लगाना, वो भी अजीब सी बात है। ऐसा ना हो कि भाई अगर मेरे पास 5 डायमेंशन है तो मैंने 4 फिल्टर लगाए हुए हैं, भाई 4 फिल्टर लगाए तो फिर वहां पे मैं क्या देखूंगा? तो फिल्टर की तादाद भी जो है वो लेट्स से कि 2 से 3 होनी चाहिए मेरे नजरिए के मुताबिक, क्योंकि उससे आगे आप सोच ही नहीं सकते ना, आपका एनालिसिस उससे आगे जाएगा ही नहीं, आपका दिमाग उससे आगे चलेगा ही नहीं। मैंने आज डिस्कवर किया कि 4 डायमेंशनल तक हम अपनी हमारी अक्ल लट चलेगी, 4 डायमेंशन तक सोचने में, 5वीं डायमेंशन पे आई वॉज नॉट एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। और ये इतने पावरफुल चार्ट्स उन्होंने बना दिए हैं, इतने अच्छे तरीके से उसके ऑप्शंस हैं कि 4 डायमेंशन तक मैं सुकून से काम कर रहा हूँ। अब नाउ लेट्स सी एग्जांपल। तो आज दूसरा नजरिया क्या है कि कुछ चीजें आप बॉटम अप ले आए, कि हाँ भाई ये डायमेंशन होना चाहिए, सेल का एनालिसिस करना है, ये करना है, प्रमोशन एनालिसिस करने हैं, ठीक है, और बाकी चीजें आपको टॉप डाउन मिलेंगी, कि चार्ट्स आपको बताएंगे कि आपको इससे क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं, और हर चार्ट से आपको कोई नई चीज मिलेगी। क्योंकि देखें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो आप पाइथन में करें। पाइथन में एनालिसिस क्या होगा कि आप एक तो वो न्यूमेरिकल डेटा के हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट वगैरह वो सब करके देखना, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आउटलायर डेटा आप लेकर आएंगे वो चार्ट्स को भी खराब करेगा। इस तरह आउटलायर डेटा मशीन लर्निंग को भी खराब करता है। हाँ हाँ, कोविड के डेटा में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा वो ना मिले, डाइवर्सिटी ना मिले चार्ट्स यूज करने की। हाँ,
तो ये डेटा टू डेटा डिपेंड, मैंने इसलिए डिफरेंट ऑप्शंस दी थी ताकि हर आदमी हर चीज एक्सप्लोर कर ले और हर यानी ओवरऑल पूरे क्लास के ऊपर एक आउटकम हमें फील हो कि हाँ भाई ये हर किस्म के डेटा सेट को आपने टैकल करना सीख लिया है। तो इसमें से अगर मैं कर रहा हूँ चार्ट बनाना कौन सा अच्छा है, मैं बना रहा था जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए न्यूमेरिकल में तो ट्रेंड्स वाले चार्ट है ना, अभी ये जैसे केपीआई एक है, इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर नहीं केपीआई चार्ट है यहाँ पे, उसमें वो ट्रेंड्स दिखाता है। इस टाइप की सिचुएशन में फलन चार्ट और ये रिबन चार्ट वगैरह रिबन चार्ट तो आ सकता है अगर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वैसे मुख्तलिफ मुल्क हैं, मुख्तलिफ शहर हैं एक ही मुल्क के, और टाइम है और कोविड डेथ्स हैं, तो रिबन चार्ट बिल्कुल आराम से आ सकता है। आज आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये अभी लेट्स स्टार्ट इट नाउ, ठीक है। थोड़ी सी सर कंफ्यूजन हो रही है ये, जैसे जो काम किया है असाइनमेंट में तो सही किया नहीं किया, तो उसका फीडबैक हाँ वो फीडबैक हो जाएगा। अभी तो पहली तो असाइनमेंट तो जरा सिंपल ही थी, उसमें तो इतना खास नहीं। अब वो तीसरी चेक हो रही है और अब मैं ये रैंगलिंग वाली खुद करूंगा चेक इंशाल्लाह ताला, रैंगलिंग और मिड टर्म। रैंगलिंग की एक तो 3% वाली है, एक 7% वाली है ना। पहले में तो टेम्पलेट बनाया ना आप लोगों ने, उसमें क्या ये फंक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे उसमें। पूरे लंबा बनाया जिसने मेहनत की होगी वो तो कहेगा सब बहुत टाइम लगा। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा अब देखें इंशाल्लाह ताला, जिसने मेहनत की है उसको उसका अजर का फल मिल जाएगा। ये आपका, अब मैं आपको बताना ही आ रहा है नजर, अच्छा ये पूरा नजर नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा अब सही है ना? हाँ ठीक है। प्लीज नाउ आई वांट टू स्ट्रेस हियर दैट दिस ये जो चार्ट्स है ना सारे, स्टैक चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, स्टैक 100% स्टैक कॉलम वाइज, ये जो 6 चार्ट्स हैं आपके, बेसिकली ये उस किस्म के डेटा के लिए हैं जहां पर आपके पास 4 या 5 या 3 या 4 बड़ी कॉन्क्रीट डायमेंशंस। अब उसकी वजह क्या है, आप वजह देखें इसकी। ये देखें, हम यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि वैल्यूज में तो आपको पता है आपकी केपीआई आ जाएगी, वैल्यूज में तो कोई आपको यानी कबाहत बिल्कुल भी नहीं है, वैल्यूज में केपीआई आ गई। उसके ऊपर क्या है, एक चीज है एक्सेस। एक्सेस पे मेरा मेन है, जैसे आम बार चार्ट के अंदर एक एक्सेस होगा एक वैल्यू होगा, तो एक्सेस पे मैंने डाला हुआ प्राइस अवेलेबिलिटी। प्राइस अवेलेबिलिटी में मेरे फिल्टर्स के साथ जो है ना वो 3 चीजें हैं, इन स्टॉक, सोल्ड और यस। ये फिलहाल ये है कि इन स्टॉक की क्या वैल्यू है, सोल्ड की कितनी है, और इस वक्त जो स्टोर में है वो कितने, स्टॉक में कितने, वेयरहाउस में कितने, सोल्ड में कितने और स्टोर में कितने, इस तरह आप समझ लें इसको, ठीक है। तो यानी ऑनलाइन बिकने के लिए कितने इस वक्त पड़े हुए और ये मेरे पीछे वेयरहाउस में होंगे, इस तरह करके आप समझ लें, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल चीज हो गई। फिर एक चीज इसके अंदर आती है लेजेंड। लेजेंड में मैं वो चीज डालूं जो कि बहुत ज्यादा कैटेगरीज की ना हो, जैसे मैंने डाल दिया ऑन सेल। ऑन सेल में क्या मतलब है, सेल पे है या नहीं है, जो बोलियन वेरिएबल था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जब मैंने इसको लेजेंड में डाला तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज और येलो में ब्रेकअप हो गया। अब मैं दोनों चीजों को बड़े आराम से पढ़ के बता सकता हूँ कि जैसे एसर के लिए इन स्टॉक में जो टोटल प्राइस मुझे आ रही है वो $4500 की है, हाँ विदाउट सेल, और सेल में $3800 के मुझे फायदा हुआ है एसर के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो अभी स्टॉक में पड़े हुए। सोल्ड के लिए एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, और यस में जो है ना वो सेल में कोई अभी हुआ नहीं है, वो प्रोडक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा ये 3 चीजें हो गई। पहली चीज क्या थी, वैल्यूज। हाँ वैल्यूज तो खैर वो छोड़ देना। पहली चीज क्या थी मेरे पास, एक तो एक्सेस था, दूसरी चीज क्या थी मेरे पास, लेजेंड था। अब तीसरी चीज मेरे पास यहां पर आ रही है जिसको हम कहते हैं स्मॉल मल्टीपल्स। ये स्मॉल मल्टीपल्स,
स्मॉल मल्टीपल क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रांड निकाला तो ये इसने इसको हर ब्रांड के लिए ये अलग बना दिया। फिर चूंकि मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं तो मैंने ब्रांड का फिर स्लाइसर लगा के उसमें से 4 ब्रांड सेलेक्ट किए ताकि मैं वो 4 को दिखा सकूं लोगों को, वरना मुझे यहाँ पे स्लाइडर लगाना पड़ता पूरा। तो याद रखिएगा कि किसी डैशबोर्ड पे स्लाइडर नहीं होना चाहिए। ठीक वो टॉप एंड से यूज कर सकते हैं जी, टॉप एंड से, मतलब टॉप 4 अकॉर्डिंग टू द सेल या उस तरह से। हाँ हाँ, वो आप अलग, अब ये चीजें सारी पाइथन में आपको पता चल जाएंगी ना। इसके अंदर भी टॉप वो जैसा कि फिल्टर वो ऑप्शन है, हाँ, टॉप एंड करके इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल अगर कर सकते हैं। स्लाइडर नहीं होना चाहिए नहीं नहीं, स्लाइसर, ये तो स्लाइसर है ना। स्क्रॉल बार खोलने के लिए। हाँ हाँ, वो नहीं होना चाहिए। टॉप 4 कर ले, मैंने टॉप 4 नहीं की, मैंने तो मशहूर कंपनीज को ले लिया है। और आप चाहे तो टॉप, मुझे नहीं पता टॉप 4 कहाँ से आता है वो ऑप्शन। फिल्टर में यहाँ पे ये नहीं, अभी वो कह रहा है कि अभी कोई राइट वाला जो पेन है उसको ओपन करें, राइट वाला, राइट डबल एरो जो दिया है, डबल एरो जो राइट में दिया है। हां, ये इसके अंदर एडवांस फिल्टर आएगा सर, राइट में। अच्छा, मैंने अभी अच्छा फिल्टर लगाया नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। अभी मैं उसको चेंज नहीं कर रहा यार, ये हाँ, उसको भी हिलाना नहीं है क्योंकि अभी वो आप कर सकते हैं, वो टॉप 4 आप सिलेक्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी। मैंने तो वो मशहूर कंपनी जो है ना जिसमें मुझे कोई ट्रेंड नजर आ रहे थे सेल के क्रॉस, वो आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा। दैट्स अनदर डायमेंशन जो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी जो चीज इसके अंदर है जो मुझे उसमें आ सकती है, वो यहाँ पे है टूल टिप। अब देखिए ना, 4 चीजों के क्रॉस में ये चार्ट एनालिसिस करके देख सकते हैं जी। हाँ, टूल टिप का फंक्शन समझने के लिए हम यहाँ डाल देते हैं ना टूल टिप। हाँ, ये फर्ज करें मैं टूल टिप मंथ मैंने अलग करके लिया था, ये मंथ मैंने जानबूझ के मंथ का आपको नजर नहीं आ रहा, ये क्या है? ये मंथ का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था कैलेंडर डॉट मंथ, और वो डेट सीन मंथ निकाल लेगा, वो उसमें सैकड़ों डेट के फंक्शन है, वो आप जिसका निकालना चाहे निकाल लें, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मंथ ड्रॉप करूं, बाधा नहीं प्लीज। अब आप ये देखिए कि अब ये फर्स्ट मंथ जून, अब ये जून के अंदर प्रॉब्ली ये हो रहा है, ये तो खैर ओवर मल्टीपल मंथ्स हो रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे जो भी चीज ऐड करेंगे वो इसके हिसाब से वो दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए जो आपने टूल टिप पे ऐड किया उसकी क्या वैल्यू है। तो प्रॉब्ली ये मेजॉरिटी वैल्यू दिखा रहा है, वो हो सकता है मेजॉरिटी वैल्यू दिखा रहा हो, ये हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं इसकी। हाँ अच्छा, ये हाँ, ये सही कह रहे हैं, लास्ट मंथ कर देते हैं मार्च। ड्रिल डाउन तो वो एक हायरार्की है ना, ड्रिल डाउन तो यानी आप एक लेवल से दूसरे, जैसे पाकिस्तान से आप कराची की लेवल पे आ रहे हैं, ड्रिल डाउन का तो मतलब हायरार्की के ऊपर जाना है, लॉजिक। वो टूल टिप ड्रिल डाउन थोड़ी है भाई, फर्क आपके साथ देखें। ड्रिल डाउन का मतलब है कि अब जैसे मेरे पास एक चीज है ना, मेरे पास है प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, अब मैं 100 इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा हूँ, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक की सेल वो बता रहा है 2 मिलियन रुपीस मैं एक महीने की, ठीक है। मैं कहता हूँ यार जरा अब ड्रिल डाउन करके बताओ कि इसके अंदर जो है वो किस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा थी 2 मिलियन में से। अब मैं ड्रिल डाउन दबाऊंगा एरो, तो वो प्रोडक्ट की हायरार्की पे नीचे लेवल पे चला जाएगा, और वो हायरार्की का लेवल इससे रिलेटेड है। टूल टिप तो सिर्फ एक बहुत ही लवाजमाती किस्म की चीज है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि यार मैं एक पर्सपेक्टिव डालना चाह रहा हूँ एक और चीज का इस एनालिसिस के, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ कि सेल यहाँ पे सेल में ये इतनी वैल्यू आ रही है तो किस वजह से आ रही होगी, किस महीने में आ रही होगी, तो वो टूल टिप का ये चीज मेरे सामने आ रही है। तो ये जो आपका जो बार चार्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि स्टैक बार चार्ट क्लस्टर बार चार्ट से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्लस्टर में वो फिर ये चीज एक साथ में रो में अलग बार में डाल देगा, वो बाजों का अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, खासतौर पे अगर आपने इसको इस तरह से ब्रांडिंग करनी है, जो ये था ना इसमें क्या नाम है, ये मल्टीपल बनाने,
या अगर आपने मल्टीपल बनाने हैं तो क्लस्टर की शेप थोड़ी सी अजीब अजीब हो जाती है, लेकिन हो सकता है बास केसेस में क्लस्टर आपके लिए काम आ जाए। मुझे तो ये स्टैक वाली कहानी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें स्टैट कॉलम चार्ट में, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीजों को चेंज किया। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि बेसिकली ये वही 4 कंपनीज है, ये वही लगा हुआ है। प्राइस कंडीशन पे मैंने थोड़ा सा वो लगाया था, और ये देखिए यहाँ पर ये चीज आ रही है इन स्टॉक, सोल्ड और यस, वही चीज है प्राइस अवेलेबिलिटी। अब ये यहाँ पर भी मैप हो रही है, देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर इसके लिए भी है। तो इन्होंने इस एक्सेस को यहाँ रिपीट नहीं किया, सही है, इस एक्सेस को यहाँ रिपीट नहीं किया क्योंकि जगह बचाने वाली बात है। तो मैं इस वैल्यू को पूरा देख लेता हूँ। अब आप पढ़े इसको, क्या हो रहा है कि इन स्टॉक के मामले में जो वेस्टर्न डिजिटल है उसमें कितनी है भाई, $4400 है। और अच्छा ये सॉरी ये स्टैक कॉलम चार्ट है, क्लस्टर नहीं है। ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट था, उसको हमने खड़ा कर दिया, तो ये हमने वर्टिकल कर दिया उसको, ये क्लस्टर नहीं है माजरत। ठीक है, ये वही चीज है, ये स्टैक्ड ही है। यहाँ पर क्या था, इट वाज लाइंग डाउन, नाउ इट इज स्टैंडिंग अप, सही है, ये चक्कर था। तो अब यहाँ पे मुझे देखने दे कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। हाँ, मैंने ये थोड़ी चीजें चेंज की थी, एक्सेस वही है, वैल्यूज भी वही है जो पिछले चार्ट में थी, यानी इन स्टॉक, सोल्ड और यस। लेकिन अब मैंने लेजेंड के अंदर क्या डाल दिया, ब्रांड। अब ये ब्रांड के हिसाब से तोड़ा है, और ब्रांड कलर्स के हिसाब से ये, ठीक है। अब इसको आप पढ़ेंगे किस तरीके से, ये वाला तो होगा, हाँ एसर, इस इधर देख लेना, ये तो शिबा होगा मेरे ख्याल में, एसर तो वो आ रहा है ना, एसर, ज़ूम, वेस्टर्न डिजिटल, ये तोशिबा होगा, वो तो सही है। हाँ ये तोशिबा होगा ना, क्योंकि 4 हमने किए ना, इसलिए तो प्राइस का टेबल हुआ है ना चार्ट है, तो इसमें एसर आ रहा है, फिर तोशिबा आ रहा है, फिर वेस्टर्न डिजिटल आ रहा है। नहीं ये यार वो हुआ है ना, ये स्टैक हुआ होगा, राइट पर आपने जो किए वो अलग-अलग पर कंपनी के। हाँ ये मैंने थोड़ा सा उसको बहुत ही वो कर दिया था, 1 मिनट है। ये पहला वाला जो है इसमें तीनों है सर, और राइट पर फिर आपने अलग-अलग कंपनी। हाँ इसमें मैन्युफैक्चरर, ये लेजेंड जो है ना इसमें रेट के लिए अप्लाई हुआ है। अच्छा ये मैन्युफैक्चर, असल में हो ये रहा है कि मैन्युफैक्चरर और ब्रांड, मैंने आपको बताया था ना कि काफी लिंकेज है, तो यहाँ मैंने तोड़ा इसको मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, और कलर मैंने ब्रांड के हिसाब से किया, लेकिन उसके आपस में आपको वो नजर आ रही है। वैसे कोई लॉजिकल इतना नजर नहीं मुझे, बस ज्यादातर जो स्टैक्ड बार चार्ट उस वक्त बनाया जाएगा जब इस तरह के पैटर्न्स आपने निकालने हो। ये चीजें तो आम बार चार्ट पे भी आप निकाल सकते हैं। मकसद इसका ये था कि मुझे इस तरह की कलर कॉम्बिनेशन नजर आए। ये तोशिबा का डब्बा है, क्योंकि देखिए ना ये बाकी 3 तो यहाँ पर है, तो तोशिबा के बॉक्स के अंदर जो ब्रांड है एसर का, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि नहीं तोशिबा का बॉक्स है यार, क्योंकि मैंने यही 4 सिलेक्ट किए ना। ये देखें, एक मिनट है, लेजेंड मेरा ये है ना ब्रांड, ये देखें एसर, और आपका नजर आ रहा है ये आने के बाद सिलेक्ट अभी एसर किया था, तोशिबा, ठीक है, वेस्टर्न डिजिटल और जूम, ये 4 मैंने ब्रांड सिलेक्ट किए, और ब्रांड मेरा किसके ऊपर आ रहा है, लेजेंड के ऊपर। तो वो 4 आपको पार्टीशन नजर आनी चाहिए, लेकिन वो 4 पार्टीशन जो है ना वो यहाँ, अब इसको समझने की कोशिश करें कि मैन्युफैक्चर मेरा तोशिबा है, और ब्रांड मेरे किस किस चीज के हैं, एसर, जूम और तोशिबा। अच्छा ये मेरा ख्याल में यहाँ ये तोशिबा का बॉक्स नहीं होगा, सही कह रहे हैं, ये वेस्टर्न डिजिटल का। तो ये 1 मिनट है, मैं इसको पूरा 1 मिनट हाँ ये मेरा ख्याल में जेनरिक है। अच्छा हाँ इसमें मैन्युफैक्चर स्पेसिफाइड ही नहीं है। अच्छा इसमें ये एरर है, ये एरर है, मैंने मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस नहीं की, तो ये एक ऐसा मैन्युफैक्चर है जो ब्लैंक है, ठीक है। और वो मैन्युफैक्चर जो है ना वो इन तीनों के प्रोडक्ट्स जो है ना, इन तीनों के ब्रांड्स उससे साथ कोरिलेटेड है, तो इस मैन्युफैक्चर का नाम ही नहीं, वो मैंने उसका ये नहीं डाला ना असल में, इस वजह से वो ये एरर की वजह से हो रहा है, मिसिंग वैल्यूज ना रिप्लेस करने की वजह से मुझे सजा मिल गई है, ठीक है।
तो दिस इज सम अदर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि तोशिबा हो और उसके अंदर ही ये चीजें आ रही। तोशिबा दूसरे ब्रांड थोड़ी बनाएगा, तो दिस इज सम अदर मैन्युफैक्चरर जो कि ये ब्रांड्स भी बना रहा है, तोशिबा के भी बना रहा है। तो उस मैन्युफैक्चरर के लिए ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि एसर का वो ज्यादा कर रहा है, इसका ये कर रहा है। सही है। तो इस तरह के पैटर्न्स को निकालने के लिए ना आपको ये वेयर हाउसिंग इस तरह की और इस तरह की चीजों की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गई? डेटा बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग को रिलेशन मॉडल खुद बनाने हैं या जो है उसी पे काम कर रहे हैं? रिलेशन मॉडल्स का क्या मतलब? हम तो अभी एक फाइल पे काम कर रहे हैं ना, वी आर जस्ट वर्किंग। कॉलम्स हैं जो केपीआई होंगे और जो डेटा है जी, तो हमें रिलेशन मॉडल, हाँ, उनके जो टेबल्स हैं उनको हम लोग को वो करना पड़ेगा। जी जी, आप टेबल इंपोर्ट करेंगे इसमें। बेसिकली आप पहले वेयर हाउसिंग करते हैं और उसका फैक्ट टेबल उठाते हैं। ये फैक्ट टेबल की चीजें, ये जितने भी हम अभी एक्सेल फाइल में देखी ना, वो एक्चुअली वो फैक्ट टेबल होता है जिसके अंदर डायमेंशन और केपीआईज और डेट, बेसिकली डायमेंशन और केपीआईज का डेटा सब इकट्ठा हो, वो फैक्ट टेबल में इकट्ठा हो सकता है। अब वो आपको आईटी वाले चाहे एसक्यूएल क्वेरी से बना के दें, चाहे वेयर हाउसिंग से बना के दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं, आपको तो जितनी फाइलें मिल रही वो तो है ही फैक्ट टेबल्स ना, आपको वेयर हाउसिंग नहीं करनी, वो तो आप वेयर हाउसिंग के कोर्स में पढ़ेंगे। भाई जो स्ट्रिंग, ये तो कोर्स के शुरू की बात है ना, अभी कहाँ से आ गई ये बात? जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वो हमारी डायमेंशन थी, जिसमें ज्यादा मशहूर जमाना कौन सी है? टाइम और लोकेशन, और इस किस्म के डेटा सेट्स में प्रोडक्ट, ये ज्यादा। उसके अलावा भी डायमेंशन, जैसे आप देखें ना कितनी डायमेंशन आ रही है, जो अवेलेबिलिटी, ये सब, ये सारी डायमेंशनल डेटा है। कौन सा मॉडल? वो तो एक फाइल है, उसमें मॉडल थोड़ी है वो। नहीं, ये मॉडल तो ये है ना, अभी इसको मैं क्या दिखाऊं इस वक्त। ये रिलेशनल मॉडल है हमारा, ये फाइल है जो इंपोर्ट क्लीन करके मैंने आप लोगों को दिखा दी है। ये रिलेशनल मॉडल, तो इसमें मॉडल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक ही टेबल है ना वो, आप जो बात करें ना वो ये होगा। हाँ, मल्टीपल टेबल्स, वो फिर आप ट्रांसफॉर्म फेज में जो डेटा मॉडलिंग का टैब है ना, उसके अंदर आप वो मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके आप एक सिंगल टेबल क्रिएट करेंगे। मैं तो अभी तक इंपोर्ट ही एक सिंगल टेबल कर रहा हूँ ना। अगर आपको मैं 3-4 मल्टीपल टेबल्स दूं जो डेटाबेस के स्नैपशॉट्स हो, तो आपको इस तरह का एक सिंगल मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, सिंगल फाइल क्रिएट करनी, उनको ज्वाइन करके उनसे वेरिएबल सेलेक्ट करके, ये होगा काम। तो सर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कोविड वाला उसको 10 टेबल है, उसको पहले मॉर्निंग करनी पड़ेगी। आपकी देखें, आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं। अगर आप हर टेबल का अलग अलग, मेरे ख्याल में 10 टेबल का एनालिसिस अलग अलग मुनासिब नहीं है। अगर उनको मर्ज किया जा सकता है, अगर रिलेटेड टेबल्स हैं तो आप उनको मर्ज कर दें प्राइमरी की पे। और किस तरह प्राइमरी की सर वही सा ही, वो जो थर्ड वाला, वो तो मैं डेटा देखूंगा तो है ना, ये तो सिर्फ सिंगल टेबल का डेटा, वो तो आप मुझे मल्टीपल टेबल्स दिखाएंगे तो। किसी भी टेबल पे एक सिंगल प्राइमरी की यानी उनको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में सारे टेबल्स को, तो हमको सेपरेट शीट पे सेपरेट डैशबोर्ड बना सकते हैं, सेपरेट एनालिसिस बना सकते हैं, लेकिन 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हो ही नहीं बिल्कुल। जैसे एक में न्यूज़ है, न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, एक न्यूज़ करने पड़ेगा उसमें, डेट में न्यूज़ ये आई, न्यूज़ तो काम करनी है उसमें। सही है भाई, आप फिर भी कोशिश करें, चाहे वो रेलेवेंट हो कुछ भी हो। आपने प्राइमरी की नहीं है तो आप एक नए टेबल पे 1 से लेके 100 तक, 1000 तक एक इंक्रीमेंटल डेटा जनरेट करें, और किसी तरह कोशिश करें कि डेटा सारा कंबाइन हो जाए, चाहे टाइम स्टैम्प पे ऊपर हो। टाइम स्टैम्प पे कंबाइन नहीं हो सकता क्या? सर इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह कॉलम आ रहे हैं ना, अगर मैं बनाना चाह रहा हूं तो उसी में से लेकर जो डाल सकता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ चीजों को जमा करने की कोशिश करें, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। हाँ, वो आप करें, हो जाएगा मुश्किल, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट है, इसमें भी वही मामला है, आप देख लें प्लीज। इसमें भी वही मामला था जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेस, लेजेंड, वैल्यूज, स्मॉल मल्टीपल्स एंड टूल टिप्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से वो दिखा सकते हैं, इन स्टॉक, सोल्ड, और ये मैंने प्राइसेस, शिपिंग, एक्सपेडिटेड, फ्री और स्टैंडर्ड। अब आप देखिए, इसके लिए आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं कि किसका सी ग्रेड पे कितना है, टोशिबा पे कितना है, आसूस पे कितना है, एप्पल पे कितना है। अब ये आपस में आप कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं।
सर ये जो टाइम वाला जो आपने बोला था वो सिर्फ रिबन और ये वाला इसमें तो नहीं टाइम तो और भी जगहों पे है। अभी जरा देखते हैं भाई, आप ये इन चीजों की प्लीज इंटेंट समझ लें। इस तरह का डैशबोर्ड अगर आप किसी मैनेजर को दिखाते हैं तो ये कंप्लीट नहीं है, इन द सेंस कि यहाँ पे चीजें खाली खाली नजर आ रही ना। तो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन किस तरह जनरेट करें, आप डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई करें, या जैसे ये कह रहे थे कि टॉप 10 कर लें या टॉप 5 कर लें, तो कंप्लीट हो, ताकि मैं आपस में वो कंपैरिजन करके देख भी सकूं कि हाँ यार एप्पल और सीक्रेट, अब देखिए एप्पल और सीक्रेट में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है मैक्स उसके प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से। एप्पल और एसोस जो है ना वो थोड़ा सा आपस में वो है ओवर डिफरेंट शिपिंग मोड्स, ठीक है कंपैरिजन। लेकिन बाकी क्या सीगेट और टोशिबा बराबर, इससे पता चल सकता है किसके प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं किसके कम बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉप 5 का जो भी आपका है ना वो आप निकाल के कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ कि चार्ट्स के इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, किस सिचुएशन में आपने कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना है। बाज लोगों को स्टैक समझने में मुश्किल होगी, आप क्लस्टर कर लें। इस तरह का अगर आप एक अच्छा बैलेंस करके दिखा सकते हैं आप क्लस्टर कर लें, कोई उसमें मुजायका नहीं है, सही है। इसी तरह क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जो है वो यही चीज है, आप उसको फ्लिप कर दें तो आप देखें ना ये दिस इज रियली नॉट इंटरेक्टिव एट ऑल। ये मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, तो इसको आप अवॉइड करें फिलहाल, क्योंकि मैं इसको समझाऊं ना वो स्प्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप उसको वो करते हैं ना क्या कहते हैं ये जो आप इसको डिवाइड करते हैं मल्टीपल्स में, तो मल्टीपल में फिर ये अजीब सा ही लग रहा है। आमतौर पे हॉरिजॉन्टल वाले चार्ट्स वर्टिकल चार्ट से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो स्टैक अगर आप, क्योंकि आमतौर पर लेफ्ट से राइट रीड करना आसान है, ऊपर से नीचे रीड करना मुश्किल है। तो हॉरिजॉन्टल चार्ट्स ही प्रीफर करें, लेकिन भरे भरे चार्ट्स होने चाहिए ताकि आराम से मैं कंपैरिजन करके देख लूं। अब देखें ना, अब अगर मैं ये चार्ट देखता हूं तो मुझे फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये दो कंपनीज एक दूसरे के बराबर जा रही हैं, ये दोनों कंपनीज एक दूसरे की तरह ही जा रही हैं। बस ये फर्क ये है कि यहाँ पर ये फ्री मोड में ये लोग जरा ज्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस वाइज तकरीबन बराबर बराबर है, सही है। तो ये इस तरह की चीजें हमें निकाल के देखनी होंगी बहुत इसमें इतना। अब देखिए ना यहाँ पे इतने कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करने बैठ जाए तो कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। ये प्राइसेस शिपिंग में देखें कितने मेथड्स हैं। मैं आपको जो बताना चाहता था ना वो ये बात थी कि आप टॉप 5 वाली जो सिचुएशन वो करके देख भी ले तो वो अच्छा है। अगर अगर दोनों फिल्टर पे इकट्ठे लग जाती है वो उसको करके देख लेते, उसको कभी करके देख लेते हैं, मैंने उसको ट्राई नहीं किया हुआ। सर तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स होगा, जैसे हम टॉप अगर लगा रहे हैं ना तो उसकी डेटा फीड में सेल्स रख देंगे, तो जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है नहीं वो फिर इस चार्ट पे अप्लाई हो ना जो भी चीज आप प्रपोज कर रहे हैं वो इस चार्ट पे अप्लाई होनी चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि इन स्टॉक चीजें जो है ना उसके हिसाब से रख देंगे, टॉप जिसकी सबसे ज्यादा इन स्टॉक है वो टॉप 5 आ जाए। हाँ तो वो अच्छा वो तो फिर फिल्टर भी होगा ना, वो फिल्टर पे ही वो टॉप 5 आएंगे ना कि हाँ सही है सही है। तो वो फिर ठीक है वो कर सकते हैं, वो करके आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन जहां तक ताल्लुक तो हाँ सही है, टॉप 5 ब्रांड्स का मुझे निकाल के दिखा दें, या बॉटम से जो बॉटम 5 के हैं वो निकाल उनका एनालिसिस करके दिखा दें, ये भी एक तरतीब हो सकती है। मैं इसको करके देख लेता हूँ, मुझे अभी सुकून नहीं आ रहा आपकी बात सुन के। अच्छा मैं अभी ब्रांड खींच रहा हूँ, बताइए क्या करना है। ये कहाँ है एडवांस फिल्टर कहाँ है? पहले कोई फिल्टर आएगा उसके बाद। अच्छा पहले फिल्टर आएगा, चलें जी। सर वो बेसिक फिल्टरिंग को स्विच करना, एडवांस आएगा उसके एडवांस फिल्टर। अब आइटम वैल्यू का चलिए तो इसमें टॉप क्या है ये? सर ये दबाएं, कंट्रोल दबाएं, इसमें टॉप एन आ रहा होगा। टॉप एन नहीं है, एन में है। कहाँ है टॉप एंड? मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि वो आता है, लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है वो फील्ड की अमाउंट अच्छा न्यूमेरिक नहीं है। अच्छा ये न्यूमेरिक नहीं है ना, तो एक मिनट चलिए हम ये करते हैं कि ब्रांड पे नहीं करते, जो स्टॉक है ना अगर हम मैक्स प्राइस कर देते ना, मैक्स प्राइस इज ग्रेटर देन लेट्स से $100, ठीक है। कहाँ है अप्लाई फिल्टर? सब क्लिक करना पड़ता है अप्लाई फिल्टर, वो ऊपर लिखा हुआ है सर 100 के नीचे ही है ये नहीं सर टॉप एन। टॉप एंड वो आप टॉप एंड फिर घर पे देख लीजिएगा।
अभी यहाँ पे अब ये मैंने कहा कि भाई जिनकी जो $100 है ना, $100 से ऊपर, ठीक है, वो यहाँ पर जो है ना वो इनका वो आ गया, लेकिन अब देखो ये गायब हो गया। वो 100 से कम होगा ना? हाँ, वो 100 से कम होगा। अब तो और ब्रांड सेलेक्ट करेंगे सर, आप शायद वो आ जाए। आप कीजिएगा, ठीक है। बस मेरा मकसद है आपको भी चार्ट समझाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो चीज हमारे हाथ से निकल गई। अच्छा, स्टैक्ड है 100% स्टैक का जो है ना, आइडियल स्टैक का मतलब होता है कि एवरी बार इज गोइंग टू कंटेन 100%, और उसका प्रोपोर्शन फिर हम दिखाएंगे कि वो क्या उसमें आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एसर, डेल, वेस्टर्न डिजिटल, और चौथा 3 ही है ना, राइट। आई हैव 3 मैन्युफैक्चरर्स and I'm still doing what? Yeah, so I'm observing the not on sale and on sale, right? False is not on sale, और यहाँ पर भी यही मतलब है इसका। तो अब जो ज्यादा अच्छी चीज है उसे वॉलमार्ट पे नजर आ रही है। नीचे वेट क्यों आ रहा है जी, वेट नीचे? हाँ सही कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट लिया, एक्सटर्नल प्राइस नहीं लिया। तो वेटेज के हिसाब से अगर हम इसको ये टोटल एड्स अप टू 100%, तो इसमें वॉलमार्ट वाले सबसे ज्यादा वेटेज प्रोडक्ट्स किसके, एसर के हैं, फिर डेल, और फिर उसके बाद वेस्टर्न डिजिटल के हैं, फिर डेल के। तो डेल के प्रोडक्ट्स की वेटेज सबसे कम है उस मामले में जब सेल पे नहीं है, और जब सेल पे है तो उसमें भी तकरीबन यही है। हाँ, ये वाले बढ़ जाते हैं फिर ऐसे भी हाँ, तो डेल वाले बढ़ जाते हैं। एस्टेक में है ही नहीं जी, एस्टेक में जब सेल नहीं है तो फिर हाँ वो सेल नहीं, उसके ऊपर हाँ सेल नहीं होगी ना, तो इसको हटा देते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूजेज का क्या क्या मेथड हो सकता है, कि दोनों केसेस में ये जो क्लस्टर्ड, चाहे बार चार्ट हो, चाहे कॉलम चार्ट हो, चाहे 100% स्टैक्ड हो, मकसद आपका बेसिकली ये होगा कि आपने इस तरह की कॉम्बिनेशंस निकालनी है। अब चाहे वो कंडीशंस लगा के करें या टॉप एंड लगा के करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। वी हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड दिस आउट, वी हैव टू स्ट्रगल। और फॉर एग्जांपल हम कहें अच्छा यार यहाँ पे तो सेल लगी नहीं है, ये हिसाब किताब में हर वक्त तो नहीं रख रहा होता। ये जो मेरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन से वाले हैं, वॉलमार्ट, ये कौन सा प्राइस मर्चेंट्स है, सॉरी ये प्राइस मर्चेंट्स हैं। ये 4 डब्बे मैंने 4 प्राइस मर्चेंट्स लिए, तो मेरे प्राइस मर्चेंट में सिर्फ वॉलमार्ट वाले जो है वो सेल लगा रहे हैं, और कौन सा प्राइस मर्चेंट सेल लगा रहा है वो आई शुड बी डूइंग, ताकि मेरा उसके हिसाब से सेल कंपैरिजन हो। अब अगर मैं बिजनेस मैनेजर हूँ, मुझे पता होगा, तो मैं वही फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ताकि मैं चारों का आपस में जो है कंपैरिजन को सही तरह से प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है जी। ऐसा ही है, आ रहा है वो अभी आप बिल्कुल वो बहुत जरूरी चीज है, आ रहा है बस अभी, ठीक है। अच्छा, स्टैट कॉलम अगेन इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे वो कर लिया है, जो है ना क्या कहते हैं, ये मैंने ब्रांड के कलर्स आ गए, डब्बे मैंने प्राइस मर्चेंट के हिसाब से बना दिए, और ये मेरा वो शिपिंग का वो है एक्सपेडिटेड फ्री वैल्यू। तो सिर्फ जो मुझे चीज वॉलमार्ट के लिए अगेन आई एम गेटिंग दिस, द पिक्सल हब के लिए, पिक्सल हब के लिए क्या है कि वैल्यू बेस्ड जब मैं शिपिंग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर सोनी के सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है ना जूम के हैं, ये पिक्सल हब वाले बेच रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सपेडिटेड में वॉलमार्ट वाले, यहाँ मुझे कुछ कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि सोनी के प्रोडक्ट्स की प्राइस है, सबसे ज्यादा प्राइस जो आ रही है वो किसकी आ रही है, वेस्टर्न डिजिटल वालों की। तो वॉलमार्ट जो मेरा क्या है आपका प्राइस मर्चेंट वॉलमार्ट के लिए जब मैं एक्सपेडिटेड मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा डिवीजन जो है ना वो ये आ रहा है, किस चीज का, डिफरेंट ब्रांड्स का, ठीक है। तो एक्सपेडिटेड में जो जल्दी जल्दी चले जाते हैं उसमें ये मेरे ब्रांड जो है ना वो ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। अगर आप टूल पे ऐड करेंगे उसकी सेल वाले की, तो वो बता देंगे ये सेल में बिका कि नहीं बिका, ये सेल में बिका कि नहीं बिका। तो एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव आपके सामने आ जाता है इस चीज को, सही है। तो अब इन चार्ट्स को इस्तेमाल करने का तरीका जो आपके समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि सबसे मशहूर क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टैक बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल क्लस्टर चार्ट एंड हॉरिजॉन्टल 100% स्टैक, सही है। ये चार्ट्स तीनों एक्सेल में पता नहीं कितने जमाने से चल रहे हैं, लेकिन पीआई के पर्सपेक्टिव में समझना जरा और मामला होगा, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता कि एक्सेल में ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पर पावर बीआई के अंदर है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वहां नहीं होगी। तो अब
ये डेटा आपको पता चल गया कि ये कब 3 चार्ट्स आपने डालने हैं जब मेरे पास 4 से 5 या 3 से 4 डायमेंशंस हो अच्छी खासी हो, जिनमें कोई फिल्टर्स लगाने की जरूरत हो और मैं 3-4 डायमेंशंस के क्रॉस में एनालिसिस कर सकूं। इस वक्त हम 4 डायमेंशंस के क्रॉस एनालिसिस कर रहे हैं। सही है, समझ में आ गई बात की? अच्छा, अब आगे चलें। एरिया। अब एरिया के अंदर अगर आप देखें, यहां पे एक तो एक्सेस पे तो हमेशा वही होगा, डेट होगी। एरिया लाइन चार्ट से बेहतर है एरिया चार्ट, लेकिन आप लाइन चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी उस पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो मैं कहूंगा कि जी वर्सेस वैल्यूज कर दो बस खत्म, लेकिन मैं लेजेंड भी डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लेजेंड डाला प्राइस अवेलेबिलिटी का, तो प्राइस अवेलेबिलिटी में ये दो कलर्स मिल गए, रेड और ब्लू। एक इन स्टॉक का है और एक यस का है। तो आप देख रहे हैं कि इन स्टॉक वाले की जरा जाहिर सी बात है कि वैल्यू ज्यादा है, और यस के ऊपर जो है वो कम है। कि यस का मतलब ये होगा जो अभी जो करंटली मेरे पास अवेलेबल है, और ये वो जो मेरे पास स्टॉक के अंदर है। तो पता चला स्टॉक में अच्छा खासा सामान आपको पड़ा हो, उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है वो आपको पता चल रही है। रिमेंबर, ये सेल का कंपैरिजन नहीं है, ये प्राइस का कंपैरिजन है। हाँ, ठीक है। तो ये अब आप बड़े आराम से देखिए, बड़े इंटरेक्टिवली आप देख सकते हैं। इसको आप वाइट कर दे तो ये बड़े इंटरेक्टिवली आ सकता है कि हाँ भाई ये चार्ट है, जो कि हर तीसरे चौथे दिन लोड करके अपने मोबाइल पे भी देखा जा सकता है कि कितना गैप रह गया, क्या हो गया। ये चीजें अब देखनी पड़ेगी, मोबाइल बीआई पे कौन से चार्ट्स लेके जाने। तो यहाँ पे एक ये चीज थी जो कि पहले हमने पढ़ी नहीं थी। अच्छा, सेकेंडरी वैल्यूज में होगा ये कि यहाँ पे एक वो सेकेंडरी वाई एक्सिस आ जाएगी, समझ आ रही है? तो दोनों एक्सिस के ऊपर एक चार्ट नजर आएगा आपको। पहली वैल्यू तो हमारे पास कौन सी है? मैक्स प्राइस की। अभी मैक्स प्राइस के हिसाब से चल रहा है ना। अगर मैक्स प्राइस के साथ एक और पर्सन टारगेट है, तो लेट मी ड्रैग द टारगेट हियर। अच्छा, ये समो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था फॉर सम रीजन अभी। कैसे करेगा? हाँ, ये मेरे ख्याल में इसका कोई मुझे आपस में ना इसके साथ कोई कंपैरिजन देखना पड़ेगा। मिन प्राइस और मैक्स प्राइस भी नहीं कर रहा था वो। इसमें बहरहाल ये है कि द न्यूमेरिक अमाउंट्स टू प्लॉट। अच्छा, इसमें भी आप मल्टीपल्स क्रिएट कर सकते हो। तो 4 डब्बे हमने बनाए थे, तो इसमें भी आप बना के देख सकते हैं। वो एरिया चार्ट अब 4 बन जाएंगे तो आपके लिए कंपैरिजन करना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी एक्सेस में होता ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक और एक्सेस आ जाती है और दोनों के हिसाब से फिर ये चार्ट्स बनेंगे। लेकिन आई थिंक उनके दरमियान कोई होमोजेनिटी होनी चाहिए, इसलिए वो नहीं बना रहा अभी। ठीक है, ये उसकी वजह होगी। अच्छा, आगे चलें। स्टैक्ड एरिया इज वेरी सिमिलर। यहाँ पर क्या है कि भाई वो टोटल हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल है वो 100। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आप ये चीज भी सब करके देख सकते हैं। जो ये देखें, ये है ना, आप ड्रिल डाउन का पूछ रहे थे, ये मैंने आखिर तक ड्रिल डाउन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ईयर के ऊपर है। अब ईयरली एनालिसिस आप देख लें, 2014 से 18 तक का डेटा है ये। ठीक है, तो इसके अंदर इन स्टॉक और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ईयर लेवल के ऊपर जो है वो आपका ये स्टैक तो नहीं है ना, नहीं, तो ईयर लेवल के ऊपर इन स्टॉक वाले ज्यादा थे, लेकिन उससे पहले जो है ना ये वाले ज्यादा, 2015 से ही शुरू हुआ है, लेकिन फिर ये मगलूब होना शुरू हो गए। ठीक है, अब आप आगे आए, ये क्वार्टर लेवल के ऊपर आ गया, ये मंथ लेवल के ऊपर आ गया। आपको सही ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। ये मंथ का चार्ट आमतौर पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड देन यू कैन सी कि आप ये डेली लेवल पे, ठीक है, 4 साल के ऊपर डेली लेवल के ऊपर से मेक सेंस कि 4 साल की ये एवरेज बिहेवियर बता रहा है कि डेली लेवल पे क्या हो रहा है 4 साल के अंदर। ठीक है, कि महीने मेरा पूरा महीना किस तरह से गुजरता है, एवरेज महीना मेरा किस तरह से गुजरता है, तो वो ये चीज है। सही है, आगे समझे बात? तो सिर्फ 2 साल का डेटा है तो उसमें तो ईयरली ट्रेंड आप क्या देख सकते हैं? 2 साल के ट्रेंड। हाँ नहीं, कम से कम 3 तो होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर चले चलते हैं। अभी ये क्या है, मैंने मैक्स प्राइस ही लिए, प्रोडक्ट नेम, बात नहीं प्लीज, प्रोडक्ट नेम मैंने 4 लिए। 4 प्रोडक्ट कौन से? कॉर्सेयर, कैनवोर्ड, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट। प्रोडक्ट के नाम है ये, मेन प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ना। ठीक है, अब उसमें आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का तो नामो निशान नहीं आ रहा ट्रेंड का,
क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है कि सिर्फ शुरू में बिके हों, उनका ताल्लुक सिर्फ 2015 से था, उसके बाद से वो आए नहीं। और मैं 100 स्टैक की बात कर रहा हूँ। और 2016 में ये स्टैक आ रहा है कि ग्रीन कौन सा कॉर्सेयर की इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी, टोटल 100 पे करेगा वो। कॉर्सेयर की बढ़ रही है। हाँ, बल्कि इसकी कम हुई है ना, कॉर्सेयर की कम हुई है, ठीक है। और फिर 2017 में दोबारा बढ़ी है और इन दोनों की कम हुई है। तो ये एक छोटा सा वो था। अब आगे अगर आप ड्रिल डाउन कर देंगे इसमें, यहाँ पर चीजें जरा इतनी वाज़ेह समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर भी समझ नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। उसकी वजह प्रॉब्लम ये कि माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट ऑफर्ड थ्रू आउट द 3 और 4 years। और ये आपको इस चीज से समझ में आ रहा है कि बहुत मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ वक्तों में ऊपर रही हैं या नीचे रही हैं मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से। तो कॉर्सेयर का मेरा ख्याल में सबसे स्टेबल जो आ रहा है वो कॉर्सेयर का आ रहा है। कॉर्सेयर के प्रोडक्ट्स रेगुलरली उनकी बिकते रहे हैं, स्टॉक में रहे हैं तो पूरे 3-4 सालों में। और ये जो लेनोवो वाले हैं उसमें स्पाइक्स बहुत ज्यादा है। और ये जो कैनवुड है उसका आखिर में आके बहुत बड़ा स्पाइक है, पहले वो नीचे ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अब आप जनरल लेवल के ऊपर जो है वो निकाल के फिर आप ड्रिल डाउन करके चीजें मजीद जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको हम कहते हैं लाइन और स्टैक कॉलम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एक तो स्टैकिंग तो कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या स्टैक किया भाई बताएंगे जरा। ये शिपिंग मेथड्स हैं। देखें, जो भी चार्ट बनाएंगे ना वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में कुछ कैटेगरीज में कहा। अब ये पूरा चार्ट एक कंप्लीट है, इसमें चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा एक्सेस भी उसने डाला हुआ है, ठीक है। ये दूसरा एक्सेस किस चीज का है? ये एक एक्सेस, तो ये एक्सेस किस चीज का है? मैक्स प्राइस का। ये किस चीज का है? भाई हमारे पास कितने वेरिएबल है? मैक्स प्राइस, ये वेट है, ठीक है। ये वेट की लाइन है। और ये यहाँ पे क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बॉक्सेस किस केपीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, किस केपीआई को ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैक्स प्राइस को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेट को। ये वेट का एक्सेस ये है और मैक्स प्राइस का एक्सेस ये है। सेकेंडरी में डाला आपने? और उसने खुद डाला है, क्योंकि ये चार्ट ही ऐसा है कि स्टैक बार चार्ट के साथ लाइन अगर आप कंपैरिजन। अब ये चार्ट आपको क्या बता रहा है? मैंने कहा कि भाई डिफरेंट आप शिपिंग मेथड्स ले लो, ठीक है। मैंने डिफरेंट शिपिंग मेथड्स ले लिए। अब सबसे ज्यादा जो आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा यूज मेथड कौन सा है इसमें? वैल्यू, फ्री एक्सपेडाइटेड, स्टैंडर्ड एक्सपेडाइटेड, यहां तक मैं कह रहा हूं ये ज्यादा यूज हो रहे हैं। अच्छा, ब्रेकअप क्या बता रहा है आपको? कि किस प्रोडक्ट के साथ ज्यादा सेल्स हुई है, मैक्स हाँ, प्राइस किसकी हुई है ज्यादा? सेल्स की मैक्स प्राइस ज्यादा है किस बजट का? मैक्स प्राइस और वेट कोरिलेट लेनोवो और कैनवुड की ज्यादा है। वैल्यू और फ्री को अगर आप देखें तो दोनों में लेनोवो कैनवुड ही ज्यादा आ रहा है। हाँ, सही है। लेकिन कॉर्सेयर को आप देखें, कॉर्सेयर बहुत सारी चीजों से निकाला गया। लेकिन ये सिर्फ कॉर्सेयर ने पकड़ा है, फ्री सिर्फ कॉर्सेयर ने पकड़ा है, ये लेनोवो ने पकड़ा है, ये आपका कैनवुड ने पकड़ा है, ठीक है। अब लेकिन मेन चीज क्या आ रही है? लाइन क्या बता रही है आपको? हाँ, वो ये जो जहां पे लाइन का वो टर्न हो रहा है ना, वहां उसे नंबर लिखा रहा है। जहां पे लाइन टर्न हो रही है वहां उसे नंबर लिखा रहा है। 240 का क्या मतलब है? इस पूरे बार का एवरेज वेट होगा ये 240 पाउंड्स वगैरह जो भी कह रहे हैं, या टोटल वेट होगा। वेट और मैक्स प्राइस काफी कोरिलेटेड है अभी से आपके तो देखा जाए। मैक्स नहीं, इस तरह नहीं। आप ये लाइन, हाँ बिल्कुल उस तरह से कोरिलेटेड है। वो तो होगे भी ना कि जिसका वेट ज्यादा उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। लेकिन हमें अब यहाँ से ये पता चल रहा है, उसने ऑटोमेटिकली हमें सॉर्ट करके दे दिया ना। हमें पता चल रहा है कि वेट का मैक्स प्राइस के साथ किस तरह से डिक्रीजिंग बिहेवियर आएगा, ठीक है ना। तो 240 फिर आधा हो गया फ्री पे, यानी जितने भारी प्रोडक्ट्स वैल्यू पे जा रहे हैं उससे आधे वजन के आपके फ्री पे जा रहे हैं, ठीक है। और उससे थोड़े से कम आपके इस पे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों फ्री है तो इनको मैं मर्ज भी कर सकता हूँ।
अपनी आसानी के लिए थे, मैंने इनको क्लीनिंग सही तरह नहीं की ना मैंने। अगर क्लीनिंग सही करता इतने इतने बड़े लेबल्स थोड़ी आने चाहिए इसमें। अब देखिए ना, फ्री एक्सपेडाइटेड शिपिंग फॉर मोस्ट ऑर्डर्स ओवर $49, ये तो आपने अपनी तरफ से एक टेक्स्ट डाल दिया बीच में, ये कोई कैटेगरी थोड़ी है। तो अगर आप होंगे तो आप इन दोनों को मर्ज कर दें, एक वैल्यू हो गया, एक फ्री हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, एक्सपेडाइटेड हो गया, और ये दोनों भी जो है इनको भी मर्ज कर दें, बल्कि जितने भी यूएसडी आ रहे हैं उनको एक ही बना दें। इसी तरह का एनालिसिस होता है ना, जनरलाइज एनालिसिस करना होता है। तो ये सारे डब्बे मर्ज होके एक दो डब्बे रह जाएंगे और सब पता चल जाएगा। तो ये उस हिसाब से देखें, ये इसका कम से कम आधा आ गया। अब फ्री से वैल्यू से फ्री आने पे आधा हो गया वजन, और फ्री से स्टैंडर्ड पे आने में मजीद वजन आधा हो गया। अब मुझे थोड़ा सा अंदाजा होगा कि किस तरह से मेरा काम चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि जब आपके पास 3 या 4 साल का डेटा हो ना, तो स्लाइडर जरूर कर लें। अब मैं अगर आपको स्लाइडर बना के दूं यहाँ पे, अब ये देखिएगा जरा, देखा आपने? अब वहां पे चीजें जो है ना, ज्यादा बदल नहीं रही है। अच्छा, वो गायब ही हो गई। हाँ, ये देखें। तो अब आमतौर पे ये भी आप देख सकते हैं आमतौर कि किस तरह से यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है। ये भी एक मुश्किल, अब ये मुश्किल काम है ना, एक तो मुझे यहाँ भी खेलना है, फिर ये भी खेलना है, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट समथिंग व्हिच इज रियली रियली रिमार्केबल और रियली रियली एनॉमलस। तो ये काम आसान नहीं है। तो मकसद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने का यही है कि आप बिल्कुल डेटा की गहराई में पहुंच जाओ। तो इट इज नॉट दैट इजी कि आप बैठोगे और आप कहोगे जी मुझे पीआई आ गई है। पीआई नहीं आई है हमें, जब तक कि हमारे पास वो टेक ना आ जाए कि हम इन चीजों से खेल के, डायमेंशन से खेल के हम यहाँ पे एक पावरफुल चीज कैसे निकाल सकते हैं, वो पीआई कहते हैं। इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू डू। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीजें सामने आएंगी। अब देखिए ट्रेंड्स तो निकल के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मैनेजर आपसे कह सकता है यार ये तो हमें पहले से ही पता है, ये तो फजूल चार्ट है, बिल्कुल हमारे काम का ही नहीं है। तो अब एनॉमलीज हम किस तरह से निकालें, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक। जब भी आपको कोई डेटा मिलेगा कि कोई अनयूजुअल पैटर्न हो, या कोविड वगैरह के चक्कर में तो ठीक है हमें कुछ भी नहीं पता, तो हर एनालिसिस ही हमारे बेहतर होगा। सेल्स के मामले में ये काम नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम होगा कि ये किस तरीके से कैनवुड का ज्यादा हो सकता है, ये इस तरह से ना मालूम हो, स्टैक्ट उनको सही तरह से ना मालूम हो कि किस तरह वेरी कर रहा है। ये काम उनको नहीं पता होगा कि 2 साल पहले क्या था अब कितना है, इतना बंदा नहीं सोच सकता। लेकिन वो जनरल चीजें उनको मालूम होगी, ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन सी हैं, कम सेलिंग कौन सी, वो सारी चीजें उनको मालूम होंगी। तो शायद कल वो इनसाइट हो ही ना कि फजूल में लगे रहे आपके डीप निकालने। देखिए ये सोच नहीं सही ना, देखिए इस तरह नहीं सोचना चाहिए। बात ये होती है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच दे डोंट नो। अब आपका क्या ख्याल है, अगर ये काम हम सब दिमाग से कर सकते तो कौन खरीदेगा पावर BI का लाइसेंस? इतना आसान नहीं। उनको जनरल बातें पता होंगी, आपने उनकी थॉट से उनको एक स्टेप आगे लेके जाना। क्या आपको तो मालूम है कि कैनवुड अच्छा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कैनवुड की प्राइसेस शिपिंग मोड्स के ऊपर किस तरह से वेरी कर रही है? कैनवुड किन किन शिपिंग मोड्स पे जा रहा है, डेफिनेटली उनको नहीं पता होगा। शिपिंग मोड्स का तो मॉडल है, वो तो कस्टमर के ऊपर होता है ना, किस तरह वो भेजेगा, क्या होगा, आप किस तरह भेजते हो। ये पॉलिसी थोड़ी होगी कैनवुड को आपने इससे भेजना है, उसको इससे भेजना है। या जनरल आपने कुछ पॉलिसीज बनाई होंगी, लेकिन उसका ये स्टैक एनालिसिस तो शिपिंग का नहीं पता होगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बिक रहे हैं, किस तरह से वेट कम हो रहा है, क्या हो रहा है। प्रोसेस शिपिंग के प्रोडक्ट नेम एक ही, मतलब ये किस साइड पर है वो इसमें प्रोसेस शिपिंग, प्राइसेस शिपिंग नहीं एक तो नहीं है, टाइमर दिखा दीजिए, टाइम आने पे दिखाएंगे। ये लाइन क्लस्टर्ड कॉलम है, ये मैंने उसको कर दिया है कॉलम वाइज कर दिया। ये लाइन आ रही है, पता नहीं वेट की लाइन आ रही है, किसकी लाइन आ रही है, मोर ऑन द वे इन स्टॉक, यस ये वो आपके वो है स्टॉक की एनालिसिस है। ये बैक्स प्राइस है और आप वही आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये आप उसके हिसाब से आप दिखा दें।
ये ना ये लाइन उसकी भी आ रही मिनिमम प्राइस लाइन मिनिमम प्राइस क्या आ रही है? ऊपर लिखा है बजट में मिनिमम प्राइस है लाइक कैनवुड लाइट ब्लू है मिनिमम प्राइस डार्क हाँ सही है, ये मैक्सिमम प्राइस है और मिनिमम प्राइस वो उसके हिसाब से इतनी ऊपर जा रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही भाई। अच्छा ये मिनिमम प्राइस इन प्रोडक्ट्स के लिए है ना, ये कैसे हो गया यार? अच्छा ये मैंने यहाँ पे तकसीम कर दिया ना, यहाँ तो वो टोटल दिखा रहा है, यहाँ मैंने इसको क्लस्टर बना के तकसीम कर दिया, लिहाजा वो नीचे आ रहा है बेसिकली। ट्रेंड इसका वही है जो उसका था पिछली चार्ट में, ये तो सिर्फ एक मैंने उसको कॉलम वाइज दिखा दिया बस। हॉरिजॉन्टल बेहतर है, हाँ क्लस्टर का इतना मजा नहीं है, वो स्टैक्ड ही बेहतर है। हाँ अच्छा अब ये आपका रिबन आ गया, ठीक है। रिबन का यूजेज मेथड क्या है भाई, कौन बताएगा? तो रिबन का जैसे आपने टाइम वाइज का आपने कहा था 3 वेरिएबल होता है नहीं मैं मुझे छोड़ दें, आप बताएं। 3 वेरिएबल्स के बाद ट्रेंड चेक कर सकते हैं, जैसे ट्रेंड नीचे का रिबन में आमतौर पे बेहतर ये होगा कि टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस, सही है। एक कैटेगरी जो आपकी वो है केपीआई है, वो तो होनी है। बाकी एक तीसरी कैटेगरी है जो डायमेंशन जिसको हम कहेंगे, जिसका आपने एक्चुअल पैटर्न देखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में मैंने कोई फिल्टर लगा के ये 4 प्रोडक्ट्स की मैंने देखने हैं, सही है। तो अब ये मैं ट्रेंड देख रहा हूं, ये मेरा ईयरली ट्रेंड है। ईयरली ट्रेंड आपको क्या बता रहा है भाई? ये कम होते गए 2017 से 2018 में ना। हाँ मैक्स प्राइस मेरी कम होती गई है ईयर, हाँ लेकिन 2017 में जो लेनोवो है वो कम हुआ, ठीक है। और कॉर्सेर जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन ओवरऑल सबके कम गए हैं। प्रॉब्लम इसकी वजह ये होगी 2018 का पूरा डेटा नहीं होगा, लेकिन अब आप ये देखिए, अब उसका ड्रिल डाउन है, अब ये उसका ड्रिल डाउन आ गया कि कॉर्सेर ऊपर कैसे पहुंचा क्वार्टर वाइज। हाँ भाई पहले तो दूसरे क्वार्टर में यूं गया 2 सालों में, फिर ये तीसरे क्वार्टर में इसने बहुत जंप मारा है, सबको बीट किया, फिर ये चौथे क्वार्टर में यहाँ के लैंड कर गया, सही है। अच्छा ये कैसे नीचे गया भाई, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये कैसे ऊपर कैसे जा रहा है? कौन सा सर वहां कम हो रहा है लेनोवो। इसमें एक्सेस का कोई है या नहीं है? अच्छा नहीं ये मैंने कोई फिल्टर तो नहीं लगाया हुआ यहाँ पे, उल्टा सीधा फिल्टर लगा दिया हुआ, पता नहीं। नहीं 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 हाँ कॉर्सेर तो यहाँ ऊपर आ रहा है, एक साल तो नहीं किसी एक साल के चार्ट टोटल क्वार्टर पे वो बता रहा होगा। बहरहाल कैनवुड इसके हिसाब से कैनवुड अपनी जगह पे रहा है। क्वार्टर 1 में जहाँ था वो यहाँ पे क्वार्टर 4 में भी यही है। देखिए आप इसको क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस पे देखें ना, क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस के ऊपर पूरे साल में 2 सालों में क्या हुआ है कि कॉर्सेर जो है उसने थर्ड क्वार्टर में बहुत जंप मारा, मेन चीज ये है, ठीक है। कॉर्सेर प्रोडक्ट ने थर्ड क्वार्टर में जंप मारा है, और यहाँ पर क्या था, लेनोवो, इसने यहाँ पर जंप मारा है, थर्ड क्वार्टर में भी लेनोवो ने भी जंप मारा है, और ये जो कैनवुड है ये थर्ड क्वार्टर में नीचे आया है। ये कुछ थोड़ा सा ट्रेंड है। अच्छा मजीद आपको समझ नहीं आ रही, आप मजीद नीचे आ जाए। अब आप ये देख लें कि हुआ एक्चुअली किस महीने में ऊपर गया है। अब कॉर्सेर जो है ना ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में, वही जो थर्ड क्वार्टर आपका बनता है उसमें, वो जुलाई में तो कम था, लेकिन अगस्त और सितंबर में कुछ बड़ा कोई काम हुआ है। और लेनोवो का जून जुलाई अगस्त में कोई बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा स्पाइक आया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आई है बेसिकली दोनों की ना। और इसने जो है जून से कैनवुड ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। क्वार्टर 3 में कुछ चक्कर चल रहे हैं सबके ना, ठीक है, इस तरह का काम हो गया। अब मजीद ड्रिल डाउन करना है। अब ये तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे दिखाने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यही इसी से मुंसलिक चीज जो है ना वो क्या है, वाटरफॉल। वाटरफॉल चार्ट में भी यही है कि आपने क्या करना है, जो एक्सेस है वो कौन सी रखनी है, टाइम की एक्सेस रखनी है। लेकिन वाटरफॉल चार्ट के अंदर आपका मकसद क्या है कि अप्स एंड डाउन्स मालूम करें। अब ये चार्ट आपको क्या बता रहा है, ये चार्ट बेसिकली ये बता रहा है कि ये मेरा इंक्रीज है ग्रीन, और रेड का मतलब है कम हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा। ग्रीन का मतलब है ज्यादा हुआ है,
डेट का कम है। हमने ये देखना है कि कौन सी चीज किस वक्त ऊपर गई, कौन सी चीज किस वक्त नीचे आई। ब्लू जो है ना वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है एक टाइम पीरियड के खत्म होने पर, ठीक है। अब जैसे Q1 मेरा टोटल क्या आ रहा था, $441,000 जो भी है, Q2 में 360 आ रहा था, ओवरऑल कमी आई ना। तो किस वजह से कमी आई? इस वजह से कमी आई, आसूस जो है ना ऊपर गया, लेकिन एसर और एप्सॉन दोनों नीचे गिरे, जिसकी वजह से Q2 में आप 441 पे 360 पे आ गए। तीसरा वाला आपने कहा जो ये तो नीचे गिरा, ये तो हमें दिख रहा है, हाँ। लेकिन वो कैसे, वो जहाँ ऊपर रहा है वो सिर्फ बता रहे हैं कि इस क्वार्टर से इस क्वार्टर के जाने में जो चीजें आपने हमें, मैंने उसको ये नाम दिए ना, मैंने उसको 3 नाम दिए, आसूस, एसर और एप्सन। मैंने कहा मुझे इन तीनों का एनालिसिस करके बताओ। वो बता रहा है कि Q2 में ये चीज ऊपर गई है आसूस, लेकिन एसर और एप्सन की कमी की वजह से Q2 में आपकी टोटल सेल्स गिर गई, एक्चुअल प्राइस टोटल कम आ गई, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं 509 पे गया Q3 में, उसकी क्या वजह है? तो सबसे ज्यादा एप्सन बढ़ा है, फिर ये बढ़ा है, फिर ये बढ़ा है, तीनों ही बढ़े। हाँ तीनों ही बढ़े, लेकिन अब देखें ये कम या कंसिस्टेंसी से चल रहा है, ये ज्यादा कंसिस्टेंसी चल रहा है। आसूस जो है ज्यादा थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, लेकिन मुस्तकिल बिक रहा है। ये जो है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, अब 509 से 547 उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ है। क्या वजह है भाई? वजह ये है कि आसूस, एसर और एप्सन गए, लेकिन आसूस अब नीचे गिर गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपको उतना इंक्रीज नहीं मिल सका जितना था। अब ये जो ब्रेकअप्स है ना, ये आपको विजुलाइज करना होगा कि ये किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं। अब ये मैंने खुद ये सोचा कि भाई इन तीनों का मैं देखता हूं तो मुझे ये चीज नजर आ गई। अब ये चीजें आपको निकालनी होगी कि नीचे कौन सी चीज जा रही है। आप कहते हैं ना कि डाउन कब जा रहा है, अप कब जा रहा है, वो चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। इस तरह नहीं होगा कि एकदम से खड़े खड़े आपको समझ में आ जाएगी, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई स्क्रिप्ट लिखनी पड़े इसके लिए। तो अगर आपको हाइज एंड लोज समझ में आ जाते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें अब इसका भी आप देखें, ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ये देखें, ये ईयरली लेवल के ऊपर है। ईयरली लेवल पे मैं बहुत मार खाई है 2017 से 2018 में। उसकी वजह ये कि तीनों हमारे कम गए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा क्वार्टरली लेवल पे देखें तो थोड़ा सा एक रोजी पिक्चर है जो भी हमने देखी है। और अगर आप मंथली लेवल पे देखें तो वो इतना ज्यादा कोई अच्छा मामला है नहीं। हाँ, वही ट्रेंड्स आपको समझ, देखिए वही यही बात है कि अब आप इन चीजों को निकाल के फिर डॉक्यूमेंट करें, फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या चीजें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। ये जो 3 चार्ट्स है ना, याद रखिएगा, रिबन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट और फनल चार्ट, ये तीनों बहुत जरूरी चार्ट्स हैं। टाइम के क्रॉस है, तीनों टाइम के क्रॉस है। नहीं, ये वाला तो टाइम के क्रॉस जरूरी नहीं, ये तो प्रोसेस का है। अब जैसे फनल में आपको दिखा दूं, फनल जो है ना वो टाइम, ये मैंने मंथ निकाले थे, मैंने मंथ की क्रॉस कर दिया कि भाई एक महीने से दूसरे महीने या एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कितना परसेंटेज चेंज आया है पूरे प्रोसेस में। मेरा प्रोसेस क्या मैंने लिया है, प्रोसेस मैंने क्या लिया यार, एवरेज ऑफ मैक्स प्राइस और प्रोडक्ट नेम के हिसाब से ये, बल्कि मेरा प्रोसेस तो ये महीने का है। जनवरी में कितना था टोटल, फरवरी में। अब ये चीज आपको क्या बता रही है, क्या बता रही है ये चीज आपको? डिफरेंस कितना कम हो गया, फिर कितना जनवरी से फरवरी में कम हो गया, हाँ। फरवरी से मार्च ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट नेम यहाँ पे कहाँ आ रहा है? वो तो वैसे ही लगाया हुआ है यार, टाइम जाया किया है मैंने। ये डेट सीन के हिसाब से है। हाँ, एवरेज ऑफ मैक्स प्राइस 651.8 है, एवरेज मैंने किया हुआ इसको। यहाँ पे एवरेज मैक्स प्राइस कितनी थी, कम हुई थोड़ी सी। सारे प्रोडक्ट्स को मैक्स प्राइस नहीं दे रही। हाँ, सबकी दे रहा है ये, क्योंकि मैंने, बल्कि नहीं ये इन ब्रांड्स की दे रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया ना, इन ब्रांड्स की बात है नहीं प्लीज, इन ब्रांड्स की दे रहा है। अब ये उन चारों ब्रांड्स की जो मैंने सिलेक्ट की क्या बता रहे थे, जल्दी जल्दी बता दो। जो मैंने 4 ब्रांड सिलेक्ट किए, एसर, आसूस वगैरह की सिलेक्ट की, सम मैक्स प्राइस बेसिकली एवरेज ट्रेंड बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा एवरेज क्या मैक्स प्राइस उसको ऐड कर दो, उसकी पर एवरेज ले रहा है। अप्रैल में सबसे प्राइस ज्यादा था। चारों ब्रांड एवरेज मैक्स प्राइस जो थी वो हमारी बढ़ी है अप्रैल में, लेकिन ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कितने परसेंट बढ़ी है। अब आप ये देखें ना कि
हाँ, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस वन, इट्स अ 140% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ये एक्चुअली ये सेल्स फनल चार्ट कहलाता है। ये सेल्स फनल नहीं है कि मैं इसको यूं देख रहा हूँ, सेल्स फनल के अपने प्रोसेस होते हैं कि मार्केटिंग की, कस्टमर पकड़ा, फिर ये उसको प्रोजेक्ट किया, उसने ये खरीदा, फिर वो मेरा कस्टमर बना। ऐसे प्रोसेसेस कंपनी के अंदर डिफाइंड होते हैं। ये तो मैंने अपना नवाजवादी, ये तो टाइम एनालिसिस है ना, इसका तो तुक नहीं होता। वो सेल्स फनल आपको निकालनी होगी, सेल्स के जो स्टेप्स होते हैं ना वो हमारे डेटा में नहीं है, जिसमें मार्केटिंग वाला भी गाल बना रहा होता है, ठीक है। वो चीज फिर यहाँ पे काफी आएगी कि भाई कन्वर्जन, मतलब प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ कि नहीं। फनल क्या कहते हैं? फनल आपको पता है, वो जो यूं आती है कि पहले इतने कस्टमर्स होते हैं, फिर कर फनल करते करते एक दो बंदे आपके कस्टमर बन जाते हैं। ये वो फनल है जो कि आपको बताएगा कि आपने कितना एफर्ट डाला, कितना कम होता गया, कैसे हुआ, कौन सी चीजें में ज्यादा टाइम लगा। तो वो चीजें यहाँ पर आपको आ जाएंगी। वो फनल के स्टेप्स आएंगे ना, इसके अंदर फनल के स्टेप्स लिखे हैं पूरे, एक ही कॉलम में स्टेप्स होंगे कि ये रिक्विजिशन स्टेप था, ये मार्केटिंग स्टेप था, ये स्टेप था। वो स्टेप यहाँ पर आएगा और फिर उसके एवज में आप अपना केपीआई मॉनिटर करोगे, वो चीज आएगी यहाँ। मतलब मार्केटिंग में मेरे कितने पैसे लगे और उसके प्रोडक्ट खरीदने में कितना प्रॉफिट हुआ, वो चीजें फिर आपस में कंपेयर होंगी। ई कॉमर्स भी हो सकता है, नॉर्मल मार्केटिंग भी हो सकती है। तो अभी आज इसको यहीं पे रोकते हैं, तो आप ये सब चीजें ट्राई आउट करना शुरू करें। देखिए इसमें सीखने का तरीका ये है कि आप इसको मैक्सिमम पॉसिबल आप इसको हैंड्स ऑन करेंगे तो आपका प्रैक्टिस आ जाएगी। कौन सी असाइनमेंट? नहीं, ये तो आज क्या है, तो आगे तो आप तो पहले भी, खैर आज दो तीन चीजें बहुत जरूरी थी वो रह गई हैं, परसों मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने कर लिया ना मिड टर्म? एक चीज बात सुनो, जैसे कोविड वाला था, हम 10 टेबल पे पूरा दिन से क्लीन हो गया, एक जैसा जल्दी शुरू करना है ना। बहुत अच्छा लगा, पूरा एग्जाम कभी खत्म हुआ सैटरडे को हम्बल खत्म रिक्वेस्ट है हुआ सर, एग्जाम। चलो अच्छे से कर हम्बल लेंगे रिक्वेस्ट सर, है आज प्लीज हमने कराएंगे ना तीसरा डिसीजन पे सो सर वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए ठीक है, मैं फिर थर्सडे तक कर देता हूँ, बाकी फिर ये तो बहुत अच्छा सर बेहतरीन होना। लेकिन यार जो बच्चे आज मिस कर गए उनको कितना नुकसान बहुत है। नुकसान। बहुत नुकसान है सर वो सर। पता है सर क्यों? ये जो है ना, ये है क्लास के टॉपर। सर मिस पता है क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट करना था सर, जो बात है असाइनमेंट करने में हाँ तो लगेगा। देखिए हम उनको कितना अफसोस होगा। सर, तो आप आगे ये इसका शक्लें ख्याल- देखें, ये उनका सारी ख्याल पढ़ने रखने वाली वाला शक्लें। है। एक बात सर, वो बेचारे अफसोस। आप रात में अनाउंसमेंट डालिएगा 5-10 मिनट पहले कि आप नहीं, ये तो जुल्म की इंतहा हो जाएगी। रीसबमिशन का ऑप्शन नहीं है। हाँ लेकिन नुकसान यदि आप ये सिर्फ ये पढ़ते मेरे पे हमला ना हो जाए परसों। सर थर्सडे सर, लेकिन तो कर लेता हूँ, थर्सडे कर लेता हूँ। सर लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आपसे डिस्कशन भी करनी है तबीर के बारे में, थोड़ी कंफ्यूजन है इसके बारे में क्या वो कोविड वाले 10 टेबल है उसमें सर, हर टेबल में 7 कॉलम है, 7 ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो गए, ऑफिस आवर्स है ना, ऑफिस आवर्स। हाँ अभी कर ले, अभी डिस्कशन कर ले। अभी करो, यहीं करो। हाँ जूम पे सर, जूम पे कर सकते हैं, जूम पे कर सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं मतलब एड एजेंट के जो लोग एड्स पोस्ट कर रहे हैं ना